हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजय चौधरी क्लासेस। सो हम लोग अपने लास्ट पोर्शन की तरफ बढ़ते हुए हैं। हमारी वीडियो नंबर 5 है। चैप्टर नंबर हमारा 1 था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो हमारा ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन होती क्या है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स होती है दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब एक ऐसी फोर्स आप कह सकते हैं, इट इज द फोर्स that binds all other functions of management. अब देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन से बात करी गई है, या फंक्शन से किसकी बात करी गई है। फंक्शंस का मतलब यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग से किया गया। ठीक है। सो देखिए, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। हमें पता है कि 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, लेकिन कोऑर्डिनेशन को हम प्राइमरी फंक्शन मानते हैं। अगर किसी बिजनेस फर्म के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो बिजनेस फर्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन जो होता है हर मैनेजर का, ठीक है, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोला गया है। क्यों बोला गया कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से भी है। सो कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने अभी बात करी। ठीक है। सबसे पहले अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, अगर हम प्लानिंग की बात करें तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्लान करना पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। कौन प्लान करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान करते हैं। तो सबसे पहला काम हो गया हमारा, या फंक्शन था हमारा प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड फंक्शन था हमारा क्या, ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है, अब बेस्ड ऑन द प्लान, जो हमने प्लान बनाए थे, ठीक है, सो बेस्ड ऑन द प्लान ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो गया। थर्ड नंबर आता है स्टाफिंग का। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ, इसको कौन चलाएगा, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी। सो सेकंड था हमारा ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड नंबर पर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इन द सेंस, अब हमने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करा, उसको चलाने के लिए हमें लोग चाहिए थे। ठीक है, स्टाफ चाहिए था। तो उसके लिए हमने रिक्रूटमेंट स्टार्ट करी। उसमें से बेस्ट सेलेक्ट मेंबर जो था उसको एम्प्लॉय करा। ठीक है। उसको पूरा प्लान समझाया, स्ट्रक्चर समझाया। देन नंबर आता आगे डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, सो राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स होता है, कि जो भी हमने प्लान आउट किया था, क्या वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है। तो फोर्थ नंबर पर हमारा आता है स्टफिंग, सॉरी, डायरेक्टिंग। और लास्ट आता है हमारा फिफ्थ नंबर पे, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। इसके अंदर क्या चेक किया जाता है कि जो भी हमने प्लान किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। राइट। होपफुली आप लोग को यहाँ तक क्लियर है। सो पहला, अगर आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाई, ठीक है, तो उसका अंदर पहला रीजन क्या है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड आता है कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। देखिए, कोऑर्डिनेशन सारे लेवल्स पे जरूरी होता है। जितने भी हमारे तीनों लेवल हैं, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, ठीक है, या लोअर लेवल है, सब पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। अब देखिए, अगर टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल को क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी होता है, टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उन्हें सारी एक्टिविटीज देखनी होती है। कोऑर्डिनेशन जो मिडिल लेवल के लिए जरूरी होता है, वो क्यों होता है, अब जितने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बैलेंस करना, क्या उनकी एक्टिविटी बैलेंस चल रही है कि नहीं चल रही है। और लास्ट आता है लोअर लेवल के लिए, तो लोअर लेवल वाले को कोऑर्डिनेशन क्यों रिक्वायरमेंट होती है, टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर। राइट। तो सबसे पहले हमने जो बात करी वो क्या करी, क्योंकि सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। एट ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मतलब, तो फिर मैनेजमेंट चल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल एक्टिविटी से तो कभी मैनेजमेंट चलता ही नहीं है। मैनेजमेंट किससे चलता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल से चलता है।
ठीक है, तो एक कोई भी फर्म सरवाइव ही नहीं कर सकती, इवन सक्सेसफुली रन ही नहीं कर सकती लंबे समय तक के लिए अगर एक फर्म के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स which synchronizes all the functions of management activities of different departments. Lack of coordination results in overlapping, duplications, delays and chaos. ठीक है, सो लड़ाई झगड़े ओवरलैपिंग ये सारी चीजें अगर एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी फर्म में तो यही सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन अवेलेबल होती है, सो दे विल बिकम अ ग्रुप एंड एज इन केस ऑफ एवरी ग्रुप दे आल्सो रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्फ। ठीक है, तो हर लेवल पर भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, सो इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रेदर इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये कोर है, आप कोर कह सकते हैं इसे। ठीक है, सारे मैनेजमेंट फंक्शन का कोर होता है कौन? कोऑर्डिनेशन। होपफुली आप लोग को क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन क्या लेकर आता है? यूनिटी लेकर आता है, यूनिटी ऑफ एक्शन लेकर आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कोऑर्डिनेशन के। तो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर्स की। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए? तो हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, ऊपर हेडिंग डाल देते हैं हम, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम फीचर्स की बात करें, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। देखिए, स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा हुआ है कि बिना ग्रुप के तो कभी कुछ चल ही नहीं सकता, कभी कोई मैनेजमेंट रन ही नहीं हो सकती सिंगल एक्टिविटी पर, राइट? तो कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन हमेशा जो अप्लाई किया जाता है अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट, हमेशा ध्यान रखना है। कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट, राइट? उसके बाद देखिए, कोई कोऑर्डिनेशन तो चाहिए नहीं होगा अगर मैं एक कोई सिंगल इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है नहीं, सो नो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सिंगल इंडिविजुअल। अकेला तो लड़ेगा नहीं ना, लड़ाई तो दो तीन लोगों के बीच में ही होती है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं इट इंटीग्रेट्स द डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज इनटू द पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी, ensuring that all the people in one direction, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, all the people in one direction to achieve the organizational goal। देखिए, सबका ध्यान एक ही तरफ होना चाहिए। ठीक है, लोग बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन सबका एक ही कॉमन गोल होना चाहिए, और कॉमन गोल का नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, हर इंडिविजुअल अलग अलग बैकग्राउंड से भी आता है। ठीक है, सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं काम करने के, डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग होती है। जैसे अगर आप अपनी बात करेंगे तो सबके पढ़ने के स्टाइल अलग होते हैं, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है ना? तो क्या होता है कि सबके अपने अपने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल होते हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, सो देयर इज नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट्स इन द कॉमन डायरेक्शन। तो उन सबके स्टाइल को यूनिफाई इन द सेंस हमें यूनाइट करना, सॉरी, हमें यूनाइट करना है उन्हें इन अ कॉमन डायरेक्शन, राइट? सो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। चलते अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। देखिए, यूनिटी ऑफ एक्शन के अंदर क्या होता है? यूनिटी ऑफ एक्शन कह सकते हैं, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिटी ऑफ वन डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। So it directs the activities of different departments and employees towards the achievement of common goal and brings unity in individual effort. Right? अब इसके अंदर क्या होता है कि देखो, अगर सब अपने अलग अलग चलते रहेंगे, कन्फ्लिक्ट्स रहेंगी, तो कन्फ्लिक्ट का सीधा असर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे पड़ता है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। राइट, सो अगर इंडिविजुअल के बीच में कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स जितने भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसको डैमेज करते हैं? डैमेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को।
ठीक है। अब क्या होता है, मेन एम क्या होता है हर मैनेजर का, कि टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स टू कॉमन गोल। तो कोई भी मैनेजमेंट या मैनेजर होगा, उसका एक ही काम होगा कि जितने भी मेरे एम्प्लॉयज हैं उन सबका अचीवमेंट या डायरेक्शन क्या हो, एक ही डायरेक्शन हो, और सबकी डायरेक्शन क्या हो, कॉमन गोल, कि ऑर्गेनाइजेशन गोल हम अचीव कर पाए। राइट। अब जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के अंदर, एचआर डिपार्टमेंट भी होता है, फाइनेंस भी होता है, मार्केटिंग भी होता है, सेल्स भी होता है। ठीक है। उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट भी होता है। ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट बन के क्या बन जाते हैं, कंपनी तो बनती है। अगर इन सारे डिपार्टमेंट में एचआर वालों की लड़ाई चल रही है, फाइनेंस वालों की लड़ाई चल रही है, मार्केटिंग की लड़ाई चल रही है, परचेज की लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो कंपनी रन कैसे करेगी, कंपनी क्या हो जाएगी, खत्म। ठीक है। सो डैमेज किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को। चलते अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, ये थर्ड फीचर की तरफ, जिसका नाम है कि कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो कोऑर्डिनेशन को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी बोलते हैं। देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारी जितनी मेहनत है वो तो सब खराब हो जाती है। इसलिए कोऑर्डिनेशन जो होता है ये भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है। कंटिन्यूअस से मतलब क्या होता है, जो कभी खत्म ना हो, ऑनगोइंग या नेवर एंडिंग, कुछ भी कह सकते हैं हम। सो कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो नेवर एंडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हमेशा चलता रहता है। सो मैनेजर वर्क्स कंटिन्यूअसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनीज कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली। ठीक है। सो कंपनी जो है हमारी वो फंक्शन नहीं कर सकती एफिशिएंटली, उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिना कोऑर्डिनेशन के चलेगी वो एक टाइम के बाद डैमेज हो जाती है। अभी हमने जैसे बात करी, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो अगर ये सब एक साथ नहीं चलेंगे तो हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। सो इट इज नॉट स्पेसिफाई एक्टिविटी matter, it is required at all the levels in all the department till the organization continues its operations. So जब तक organization चलती रहती है हमें coordination को continuous process में चलाना पड़ता है, या आप कह सकते हैं कि ongoing process में चलाना पड़ता है। राइट। चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। सो कोऑर्डिनेशन को परवेसिव भी बोला गया है। अब परवेसिव से मतलब क्या होता है, हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था कि परवेसिव का मतलब क्या होता है। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। देखिए, जैसे कि कोऑर्डिनेशन हमेशा चाहिए होता है, ऐसी यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, ये यूनिवर्सल फंक्शन है। यूनिवर्सल इन नेचर इन द सेंस हमें सारे लेवल्स पर, सारे डिपार्टमेंट में, ठीक है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट में हमें चाहिए ही होती है कोऑर्डिनेशन। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में लड़ाई हुई तो उसका पूरा असर किस पर पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज universal in nature. It synchronizes the activities of all the levels and departments as they are interdependent to maintain organizational balance. सब अलग अलग देखिए, इंटरडिपेंडेंट तो होते हैं सारे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, इवन इंटरलिंक्ड भी होते हैं, लेकिन आपस में अगर लड़ाई हो जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस डगमगा जाएगा। ठीक है। इसको मेंटेन रखने के लिए सबको क्या करना पड़ता है, एक अच्छे से, या कह सकते हो कि हार्मनी के साथ चलना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। अब देखिए, ऑफ ऑल द मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो 3 लेवल के मैनेजर होते हैं, टॉप होता है, मिडल होता है और लोअर लेवल मैनेजर होते हैं। ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो जो टॉप लेवल मैनेजर है वो कोऑर्डिनेशन कैसे लेकर आएगा, उसको क्या फ्रेम करनी होती है, प्लान्स और पॉलिसीज फ्रेम करनी होती है। ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेशन लेकर आएगा इन ओवरऑल प्लान्स एंड पॉलिसीज। बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। अब जो मिडिल मैनेजर होगा उसके लिए क्या कोऑर्डिनेशन, कहाँ जरूरत होती है, उसको कोऑर्डिनेट करना होता है डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज में। ठीक है। टू कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट एक्टिविटीज। और लास्ट बात करते हैं किसकी, लोअर लेवल मैनेजर की।
अब जो लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल होते हैं, फोरमैन्स होते हैं, उनके लिए क्या हेल्पफुल होती है कोऑर्डिनेशन? उनको कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए होती है? इन टू कोऑर्डिनेट द वर्कर्स या एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट प्रोसेस। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट प्रोसेस। अब यहाँ पे डेलिबरेट से मतलब क्या है? डेलिबरेट का मतलब होता क्या है? पहले डेलिबरेट का मतलब होता है जहाँ पे विचार मिले। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेशन तो तभी काम करेगा ना जब विचार मिलेंगे। ठीक है, अगर एक बंदा अपनी मर्जी चलाता रहेगा, विचार मिलना। ठीक है, अगर एक बंदा अपनी मर्जी चलाता रहेगा तो आपस में कंफ्यूजन क्योस मैंडेटरी है, जरूरी है, होएगा ही होगा। ठीक है, वो कहेगा एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रहेंगी। So coordination is never established by itself. Rather, it is a consequentious effort on the every part of manager, on the part of every manager. In the sense, सबको ही अपना अपना कुछ ना कुछ रोल दिखाना पड़ता है. Cooperation is voluntary effort of the employees to help one another. So जब तक आपस में cooperation नहीं होगा, ठीक है, अगर आपस में cooperation नहीं होगा तो एक कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन बनेगा ही नहीं. So effective coordination cannot be achieved without cooperation of group members. So effective coordination in the sense coordination तभी चल पाएगी, किसके बिना नहीं चल सकती? ग्रुप मेंबर्स के बिना नहीं चल सकती है, उनके कॉपरेशन के बिना नहीं चल सकती. ठीक है, तो इसलिए हमने कोऑर्डिनेशन को एक और फंक्शन उसका होता है जो जिसको हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया. क्यों? क्योंकि सबके विचार मिलने चाहिए. ग्रुप ऑफ पीपल अकेले कभी अचीव नहीं होगा. ठीक है, किसके साथ होगा? सबके साथ मिलकर होगा. तो हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े. सबसे पहला फीचर हमने पढ़ा इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट. सेकेंड हमने पढ़ा इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स. थर्ड हमने पढ़ा इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. देन इट इज अ परवेसिव फंक्शन. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. और लास्ट हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन. तो ये हमारे कुछ फीचर्स या नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन थे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ. कोऑर्डिनेशन का बिल्कुल लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या आप कह सकते हो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन. ठीक है, बिल्कुल लास्ट फंक्शन टॉपिक है आपका ये. इसके बाद आपका चैप्टर यहीं एंड होता है. हम इसके बाद जो हम स्टार्टअप करने वाले हैं वो केस स्टडी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मिक्स मैच केस स्टडीज होंगी आपकी. 4-5 बुक से मिलाकर आपकी केस स्टडीज बनाई गई जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करें. स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के साथ. इंपॉर्टेंस की जगह यहाँ पे नीड भी लिख सकते हैं. राइट, तो सबसे पहला ग्रोथ इन साइज. देखिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, है ना. अब देखो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस. कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की नीड. बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन वर्किंग. सो देखो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे उतनी ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं. Each individual has its own needs and objectives, so there is more need to bring together the efforts of these employees towards the common goal. देखो सब नेता होते हैं, है ना, सभी नेता होते हैं अपनी अपनी जगह. तो अब क्या होगा कि कोई अपना कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे. और जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने नंबर ऑफ नेता ज्यादा होते हैं. ठीक है, सो सबके कुछ ना कुछ अपने अपने सुझाव होते हैं, विचार होते हैं. अगर वो नहीं चलेंगे तो उसमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. ठीक है, इसके लिए उनको एक साथ लाने के लिए टू ब्रिंग देम द एफर्ट्स टुगेदर. ठीक है, किसकी तरफ लेकर आना है? कॉमन गोल की तरफ लेकर आना है. उसके लिए कोऑर्डिनेशन की नीड जरूरी है. होपफुली समझ में आया होगा आपको ग्रोथ इन साइज. नेक्स्ट आते हैं हम अपने सेकंड इंपॉर्टेंस पर जिसका नाम है फंक्शनल डिफरेंशिएशन. ठीक है, अब देखिए द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शंस एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव. देखो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये डिवाइड किया हुआ होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में. जैसे अभी हमने बात करी थी डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं. एचआर होता है, ठीक है, फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, परचेज होता है. इन सबको मिला के ही तो क्या बन जाती है कंपनी, तभी तो बनती है. अब इनके भी अलग अलग सेक्शंस भी होते हैं, सब सेक्शंस भी होते हैं. ठीक है,
तो ये सब अलग अलग काम इंडिविजुअल कर रहे होते हैं, काम आइसोलेशन, अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं और अपने अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आगे जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है उससे ये भटक जाते हैं, आपस में लड़ाई के चक्कर में भटक जाते हैं, ठीक है। वैसे एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे पे तो डिपेंड रहेंगे। अब एचआर वाले किस पे डिपेंड रहते हैं, एचआर वालों का काम हो गया लोगों को सेलेक्ट करना, ये पूरा का पूरा फाइनेंस पे डिपेंड रहेगा, फाइनेंस वाले मार्केटिंग पे रहेंगे या मार्केटिंग वाले फाइनेंस पे रहेंगे, ठीक है, सब इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। सो द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंसेस अमंग द डिपार्टमेंट। सो कोऑर्डिनेशन इसीलिए जरूरी है जिससे इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, कम कर सके, राइट। लास्ट फंक्शन हम लास्ट इंपॉर्टेंस हम पढ़ते कोऑर्डिनेशन की, जिसका नाम है स्पेशलाइजेशन। देखिए, अब देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, हर बंदा अपने अपने काम में माहिर होता है, ठीक है। इट इज ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे, और हर बंदा अपने अपने हिसाब से काम करता है ना। इट विल रिजल्ट टू द chaos एंड कंफ्यूजन्स। अब इसी की वजह से क्या होती है, जब अपने अपने तरीके से हर बंदा काम करेगा तो लड़ाइयां तो स्वाभाविक हो गई, कंफ्यूजन स्वाभाविक हो गए, ठीक है, एक दूसरे की जॉब खाने पे लग जाते हैं लोग। सो देर इज नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन द कॉमन डायरेक्शन एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज स्पेशलिस्ट, ठीक है। सो इन सबको किसकी तरफ हमें धकेलना होता है, कॉमन डायरेक्शन की तरफ, जिससे हम हर एक स्पेशलिस्ट का बेनिफिट मैक्सिमम उठा, राइट। होपफुली आप लोग को क्लियर होगी इंपॉर्टेंस। सो 3 इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी है, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। चलते अपने लास्ट पार्ट की तरफ, एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज ऑफ द चैप्टर, एंड दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। तो पहला हमारा एमसीक्यू है, दिस कंसेप्ट इंश्योर्स इंटीग्रेशन, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स so that the planned objectives are achieved with minimum conflict. Identify that concept. So management, planning, coordination और cooperation. बताइए क्या हो सकता है, सोचिए एक बार। अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको थोड़ी चीजें लाइन पढ़ के भी समझ में आनी चाहिए कि क्या हो सकता है। This concept ensures integration, timing, sequence of efforts so that the planned objective are achieved with minimum conflicts. So कम से कम conflicts हो, उसके लिए इतनी मेहनत जो करी जाती है, ठीक है, टाइमिंग दी जाती है, एफर्ट्स को सीक्वेंस में रखा जाता है, जितना प्लान ऑब्जेक्टिव है उनको बिना किसी लड़ाई के कराया जाता है। ये सब किससे पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से पॉसिबल है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। होपफुली क्लियर है आपको पहला एमसीक्यू। सेकेंड एमसीक्यू पर चलते हैं अपने, which concept act as a binding force of all the department। अभी अभी पढ़ा था हमने, किसको बाइंडिंग फोर्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन को, ऑब्वियस, ये तो शायद समझाने का भी नहीं था लेकिन कोई बात नहीं। सो कोऑर्डिनेशन इज अ बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, राइट, सबको बांध के रखता है। लास्ट अपने छोटे से केस स्टडी की तरफ चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ अमायरा लिमिटेड strongly believes that the members of the organization should work towards fulfillment fulfilled the common organizational goals. This requires teamwork and integration of efforts of all the individual department and the specialist. This is because of all the individual and department depend on each other for information and resources to perform their respective activities. Manager need to reconcile differences in approach, timing, efforts and interests. At the same time, it should enable all its members to grow and develop. Thus, this is a need to harmonize the individual goal and organizational goals. State the concept of management discussed above. So पर एक अमायरा लिमिटेड है, अमायरा लिमिटेड स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं उन सबका एक ही कॉमन गोल होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए टीम वर्क की जरूरत होती है, सबके इंडिविजुअल एफर्ट्स की जरूरत होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट की उनके स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। So this is because all the individual and department depend on each other, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। So manager need to reconcile the differences in approach, मतलब एक दूसरे की जो लड़ाइयाँ हैं मैनेजर को कम करवानी चाहिए, and at the same time enable all its member to grow and develop। और सबका एक ही कॉमन गोल होना चाहिए कि सबको बढ़ना है और डेवलप करना है, ठीक है।
देयर इज अ नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सब में प्यार लेकर आना है। सो कौन से कंसेप्ट मैनेजमेंट का डिस्कस हुआ है ऊपर? ये तो 1 मार्कर में ही आएगा। सो इसका नाम है कोऑर्डिनेशन, नाम से ही पता लग रहा है ऊपर देख के। State the 3 features of the concept identified in the above para। So आपको कौन से इसके 3 फीचर नजर आ रहे हैं? हमने जो भी फीचर्स पढ़े थे उसमें से कौन कौन से फीचर्स हमें नजर आ रहे हैं? तो स्टार्ट करते हैं ढूंढना। The management of the Amara Limited strongly believe that organization should work towards a fulfilled the common organizational goal। ठीक है। So this requires a teamwork, यहाँ से चालू होता है। This requires a teamwork and integration efforts of individual department and specialist। So इसके अंदर क्या हो गया? Integrates a group effort। तो सबसे पहला फीचर अगर हम बात करें, it integrates group efforts, right? आगे और ढूंढते, क्योंकि हमें 3 फीचर ढूंढने हैं इसके, तो और ढूंढते आगे। And specialist, this is because all the individual and department depend on each other for information and resources to perform their respective activities। सब एक दूसरे पे डिपेंड है ना, ठीक है? तो सब एक दूसरे पे डिपेंड है, तो एक दूसरे पे डिपेंड है तो क्या हो सकता है? एक दूसरे पे इन द सेंस यूनिटी ऑफ एफर्ट आप दिखा सकते हैं हम, ठीक है? क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंड है, so ensures the unity of efforts। उसके बाद मैनेजर नीड टू रिकंसाइल डिफरेंसेस इन अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट्स एंड इंटरेस्ट। At the same time, it should enable all its members to grow and develop. Thus, there is a need to harmonize individual goals and organizational goal। ठीक है? तो यहाँ पे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई है। मैनेजर नीड टू रिकंसाइल डिफरेंसेस इन अप्रोच एंड टाइमिंग एंड इंटरेस्ट। सो थर्ड हमारा अगर हम फंक्शन की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, राइट? तो हमारे ये 3 जो हमारे फंक्शंस या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हो, यहाँ पर अप्लाई होते हैं। होपफुली आप लोग को यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग के लिए सिर्फ चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडी ही लेकर आएंगे। उसके अंदर केस स्टडीज ही होंगी। केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, किस किस पॉइंट को ध्यान रखना होता है, ये हमने यहाँ भी बताया। देखिए, जितना आप कीवर्ड पर ध्यान रखेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप चैप्टर को ईज में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि केस स्टडी एक तरीके से क्या है, केस स्टडी एक आप कह सकते हो कि रियल फैक्ट पे डिपेंड करती है, और ये तभी आप पॉसिबल है अगर आप चैप्टर को डीपली पढ़ें। यहाँ पे हमने कोशिश करी थी कि आप चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ें। 2-2 टॉपिक लेकर आए थे, 2-2 टॉपिक के साथ छोटे-छोटे उनके एमसीक्यूज एंड केस स्टडी मैंने डाली थी इसके अंदर, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग के लिए केस स्टडी लेकर आएंगे। कंप्लीट केस स्टडी होगी चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है? जब तक अच्छे से पढ़िए, खुद भी पढ़िए, अपने आस पड़ोस में जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनको भी हेल्प कीजिए पढ़ने, ठीक है? जब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अच्छे से रिवीजन कीजिए। जब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।